मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं, संयुक्त सचिव डीओपीटी। मनोज जी, पहले मैं आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरी योजना को आप कैसे देखते हैं। बहुत समय से प्रयास चल रहा था और कई मंत्रालयों में प्रयोग के तौर पर ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन इंतजार लोगों को पहले था, पर आपको लगता है थोड़ा सा देर हो गई क्योंकि प्रयोग में शायद कुछ टीथिंग प्रॉब्लम थी? पिछले कुछ साल से आरटीआई ऑनलाइन स्कीम शुरू करने का डीओपीटी का विचार था। पहले इसको दो स्कीम में कंबाइंड था कि लोग फ़ोन से भी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकें और साथ ही ऑनलाइन भी फाइल कर सकें। इसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर के पास हमने बिडिंग प्रोसेस शुरू किया था। वो थोड़ा डिले हो गया, उसमें देरी हो रही थी, इसलिए हमने एनआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से फ़ोन के माध्यम से जो कॉल इन आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल करने का थोड़ा डिले करके ऑनलाइन फाइलिंग का पहले शुरू किया। ये हमने पिछले दिसंबर 2012 से इसका काम शुरू किया और करीब 28 फरवरी 2012 तक ये सिस्टम हमारा रेडी हो गया था। पहले 2 महीने हमने इसको सिर्फ डीओपीटी में लगाया बिना ज़्यादा प्रचार के, ताकि इनिशियल जो बग्स होते हैं, इनिशियल ग्लिचेस होती हैं, उनको हटा सकें। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके 37 सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को एक्सटेंड कर दिया है और फिर 21 तारीख से कुल 82 डिपार्टमेंट भारत सरकार के उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑनलाइन सिस्टम में जनरली कुछ ग्लिचेस वगैरह होते हैं, उनको हटाने में हमें कुछ समय लगा। बिसाइड्स इसके दूसरा इशू ये होता है कि आरटीआई ऑनलाइन आपने फ़ाइल तो कर ली, पर कंसर्न डिपार्टमेंट में लोग उसको खोल के और उस पर एक्शन लें, उसको एग्जामिन करें, तो इसके लिए काफ़ी लोगों की ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। हर भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट में इतने ज़्यादा CPIOs हैं, उन सब की ट्रेनिंग की, उन सब के नोडल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की, ताकि वो लोग आरटीआई एप्लीकेशंस रोज़ खोलें और उसको कंसर्न CPI को ट्रांसफ़र करें और ऑनलाइन CPI उसका जवाब दें। तो इस नए सॉफ्टवेयर पे लोगों को ट्रेनिंग देने में, उसके ग्लिचेस दूर करने में समय लगा। बहुत से लोग आरटीआई जब लगाते हैं तो उनको वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी वो चाहते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो प्रति उनको मिले, वो किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं। उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या आपको उस तरह के डॉक्यूमेंट जब आप मांगेंगे तो आपको क्या ऑनलाइन वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे? इसमें आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई जवाब ऑनलाइन देने की सुविधा है और उसमें वो जो डिपार्टमेंट है वो जितने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उनको अटैच करनी है वो इसमें अपलोड कर देंगे। तो आप उनको या तो ऑनलाइन सिर्फ देख लें या उनका प्रिंट आउट ले लें और या उनको आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लें। तो एक तो कागज़ की बचत होगी, समय की बचत होगी और डॉक्यूमेंट सारे दिए जा सकते हैं। ये नई योजना तमाम केंद्रीय मंत्रालयों में शुरू की गई है। अब आपको आरटीआई दाखिल अगर करनी है, लगानी है किसी भी केंद्रीय मंत्रालय में, तो आपको उस मंत्रालय के PIO तक जाने की जरूरत नहीं, वहां ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो सीधा कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए अपनी आरटीआई लगा सकते हैं और उसी के जरिए इंटरनेट बैंकिंग से आप अपनी 10 रुपए की फीस भी चुका सकते हैं और आप जो भी सूचना चाहेंगे वो आपको ईमेल के जरिए भेज दी जाएगी। इसी योजना पर हम बात कर रहे हैं। मनोज जोशी जो कि डीओपीटी में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं, वो हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपने इस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आरटीआई लगाने वालों की अपनी दिक्कतें भी बड़ी सारी हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई उनका नाम उजागर ना हो। बहुत से लोग दूसरों के नाम से आरटीआई लगाने की कोशिश करते हैं, अगर अपने विभाग में लगा रहे हैं उनको ये तकलीफ होती है। कई लोगों को लगता है कि उनको जो है सूचना घुमा फिरा के दी जाती है। इस तरह की दिक्कतें हैं, तो क्या ये दिक्कतें इस सिस्टम के आने के बाद दूर हो पाएंगी? आरटीआई एप्लीकेशन कोई भी सिटीज़न इंडिया में फ़ाइल कर सकता है, उसके लिए कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके नाम में होने की ज़रूरत नहीं है, किसी और सिटीज़न के नाम पे भी हो सकती है। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी इनेबलर है, सुविधा देती है कुछ जवाब देने की, जवाब की क्वालिटी जैसी है वो टेक्नोलॉजी से तो सुधर नहीं सकती। भारत सरकार में हमारा पूरा एफर्ट है कि सही जवाब लोगों को दिया जाए और उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत कुछ लोग महसूस करते थे कि PIOs को इस संदर्भ में भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अभी जो शायद टेक्नोलॉजी पे तो काम हुआ होगा इस ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन क्या स्पेसिफिक सूचना लोगों को मिले, उस पर भी PIOs को ट्रेन करने के लिए डीओपीटी कुछ काम कर रहा है क्या? हमारी भारत सरकार की सभी ट्रेनिंग में आरटीआई पे एक ट्रेनिंग दी जाती है और उस पर हम लगे हुए हैं। आरटीआई के संदर्भ में मुझे एक बात और कहनी थी कि ये आरटीआई ऑनलाइन की सुविधा भारत सरकार के मंत्रालयों तक ही अभी सीमित है। 82 मंत्रालय हैं, उनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे जब ड्रॉप डाउन मेन्यू में आती है, उन्हीं को आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से ना करें, क्योंकि इसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं भेजी जाएगी। अगर भारत सरकार के किसी भी
निचले स्तर के दफ्तर में या किसी अटैच्ड ऑफिस में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, अगर इस माध्यम से भेजेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकाल के उनको डाक से भेजा जाएगा। अभी ये सुविधा सिर्फ मंत्रालयों तक है। हम अगले 6 महीने 1 साल में उसको एक एक करके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को भेजेंगे। मैं एक बात और, आपने शुरू में जैसा कहा कि एक टेलीफोन पर भी आरटीआई आपको लगा, इस तरह की एक सिस्टम शुरू करने की बात हो रही थी, बिहार में शुरू किया गया था, कई अन्य राज्यों ने ऐसी कोशिश की थी। आपको लगता है कि वो सुविधा लोग शायद हिंदुस्तान में ज़्यादा आसानी से, क्योंकि अगर एक्सेस देखें तो टेलीफोन इस समय हिंदुस्तान में जिस तरह से घर घर में है, इंटरनेट शायद उस तरह से नहीं पहुंचा है, तो वो योजना पे भी डीओपीटी क्या काम कर रहा है? क्या उम्मीद करें बहुत जल्दी इस तरह की एक कॉलर सिस्टम शुरू हो जाएगा? टेलीफोन के माध्यम से हम करना चाहते थे, और एक तो उसके लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को एंगेज करना ज़रूरी है। और उसमें एक और कंसिडरेशन जो हमें थोड़ा हेजिटेट कर रहा है वो ये है कि कॉस्ट कॉलिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप एक अपने मोबाइल फ़ोन से 15 मिनट आरटीआई एप्लीकेशन अगर आप डिक्टेट कराना चाहते हैं फ़ोन पे, तो 10 से 15 मिनट तो कम से कम लगेंगे। 15 मिनट तो आपके फ़ोन के चार्जेस भी लगेंगे। इसके अलावा इंटरनेट फ़ीस लगती है, इसकी आरटीआई की फ़ीस लगती है। तो फ़ोन से आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना एक्चुअली ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, आरटीआई एप्लीकेंट के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसके बावजूद हम ये करना चाहते हैं, तो अगले एक बार हमारा आरटीआई ऑनलाइन सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद उस पर हम काम कॉल सेंटर पे काम होगा। कितना वक्त लग सकता है इसको स्टेबलाइज होने में, आपको क्या लगता है? अगले कुछ महीने में स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, और भारत सरकार के मंत्रालयों पे तो 1-2 महीने में हम लोग स्टेबलाइज कर लेंगे। जब हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे जाने लगेंगे उसमें हमें समय लगेगा। जी, बहरहाल ये तो हमने खास बात की आरटीआई ऑनलाइन पर। इस बीच देश भर में और क्या कुछ होता रहा आरटीआई को लेकर, वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की लापरवाही सामने आई है। खबर केरल से है। केरल में सन 2011 में एक वैक्सीन लॉन्च की गई जिसका नाम था वेक्टावैलेंट। इस वैक्सीन का काम था कि जो वहाँ के छोटे बच्चे हैं उनमें खसरा, काली खांसी और हेपेटाइटिस जैसे रोगों से वो निजात दिलाती थी। लेकिन जब वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई डालकर ये जानना चाहा कि सन 2011 से लेकर 2013 के बीच में ये दवाई कहाँ कहाँ वितरित की गई, किन किन बच्चों को पिलाई गई और क्या कुछ हादसे भी सामने आए, तो जो जानकारी सामने निकल कर आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। 2011 से 13 के बीच में 21 बच्चों की मौत हुई। जब आरटीआई से खुलासा हुआ तो तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए। बढ़ते प्रदूषण के चलते ताजमहल को है खतरा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ताजमहल के आसपास नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और नाइट्रस ऑक्साइड में एसपीएम और आरएसपीएम की मात्रा है वो तेजी से उसके जो मानक हैं वो बढ़ रहे हैं। इस खतरे के मद्देनजर हाईकोर्ट ने सुरक्षा के निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के चलते इस खूबसूरत इमारत पर जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में मुरादाबाद के आरटीआई एक्टिविस्ट सलीम बेग ने लगाई थी आरटीआई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। मुंबई का एक कॉलेज है, वहाँ पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो आरटीआई लगा करके जो कॉशन मनी होता है, जो छात्र जब एडमिशन लेते हैं, जो सिक्योरिटी जो जमा होता है उसके बारे में उसका पूरा ब्यौरा मांगा, तो उसको कहा गया कि अगर इस तरीके के आपको जवाब चाहिए तो 2 कर्मचारियों को आप नियुक्त कीजिए और जिसका खर्च वर्च भी आप उठाएं। अगर खर्च उठाने के लिए तैयार हैं तभी हम इस तरीके की सूचना दें, अदरवाइज आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि कोई कैसे इस तरीके के जवाब दे सकता है, लेकिन लिखित जवाब दिया है। दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन से जब इस बारे में बातचीत की गई तो बहुत ही अजीब तरीके से उनका व्यवहार था। खबर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 4 लाख से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग विभागों में, वो चाहे सरकारी आबकारी विभाग हो, चाहे पेंशन विभाग हो, राशन विभाग हो, वहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं। जो मामले हैं वो सबसे ज़्यादा न्यायालयों और राज्य सूचना आयोग में मामले लंबित हैं। अगर हम राज्य सूचना आयोग या न्यायालयों की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो पिछले 20 कुछ मामले तो ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों से लंबित पड़े हैं। इनकी संख्या है 8,464। ऐसे ही अगर हम पिछले 5 सालों का देखें तो पिछले 5 सालों में 7,464 मामले लंबित पड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी भी प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा मामले लंबित होंगे तो वहाँ पर जो शासन प्रशासन है वो क्या काम कर रहा है, वो सवालों के घेरे में है। आरटीआई कानून में संशोधन के खिलाफ हैं बहुत सारे सांसद। पूर्व सीआईसी कमिश्नर शैलेश गांधी का दावा है कि सांसद कानून में संशोधन का विरोध कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इसमें संशोधन हो।
इसके उलट जो सांसद हैं वो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश अडिगा और शैलेश गांधी ने सांसदों से बात की थी। दोनों ने सांसदों से कहा था कि जो आरटीआई कानून में संशोधन हो रहा है वो इसका विरोध करें। पिछले दिनों उत्तराखंड में 2 आरटीआई एक्टिविस्टों को गोली मार करके सरेआम हत्या कर दी गई है और पुलिस प्रशासन बड़ी बेशर्मी से कह रही है कि अभी तक कोई धरपकड़ नहीं हो पाया है। जी हाँ, जब पुलिस प्रशासन से पूछा गया कि आखिर धरपकड़ क्यों नहीं हुई है तो बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर उनकी हत्याएं हुई हैं, एक हरिद्वार में हत्या हुई है, दूसरी हत्या काशीपुर में हुई है, वहाँ पर जो आम लोग हैं कोई भी गवाही देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसी वजह से कोई भी हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो आम लोग हैं, वो बहुत ही खौफजदा हैं। और दूसरी तरफ जो वहाँ के जो भ्रष्टाचारी हैं, भूमाफिया हैं, जो बिल्डर हैं, वो उनकी जो है मनोबल वो बढ़ा हुआ है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। मनोज जी, आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने कहा, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फिलहाल जानने का में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।